लेकिन कई बार ये होता है अगर किसी को स्ट्रेस हो या डिप्रेशन हो, ठीक है, वो कई बार ये कंफ्यूजन ना हो कि ये डिमेंशिया है। नाज़रीन, कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। साइंस टॉक्स के तीसरे सीज़न में है और आज हम बात करेंगे जनाब नवाब जान डार साहब। ये साइंटिस्ट हैं सालक इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में, जहाँ से 8 नोबेल लॉरेट अभी तक निकले हैं। वहाँ काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से बेस्ट साइंटिस्ट। ये एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। जहाँ तक नवाब साहब का कोर एरिया ऑफ रिसर्च है वो डिमेंशिया है। अब जानते हैं कि हम 21वीं सदी जो कि नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आए हैं, नए मसाइल लेके भी आए हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला जो नए मसले हैं उनमें डिमेंशिया एक बहुत बड़ी क्राइसिस हो रही है, पूरी दुनिया में है और यहाँ भी है। तो इस पर उन्होंने पहले भी रिसर्च किया है और अब भी रिसर्च कर रहे हैं। नवाब साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नवाब साहब, शुरुआत इस बात से करेंगे कि इस वक्त IT के रिवोल्यूशन के बाद जो हमारे पास नए टूल्स हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, अब जो काम बहुत पहले होते थे, पेंसिलिन बनाने में जितना टाइम हमें लगा उतना शायद कोविड में नहीं लगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे पास टूल्स अब बहुत ही एडवांस्ड हो गए हैं। बिल्कुल, हम ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 में हैं। बिल्कुल। तो अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला भी चक्कर है, बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं। लेकिन ये डिमेंशिया जो है, जिसमें इंसान बुजुर्ग होते होते अपनी मेमोरी लूज करता है, भूल जाता है जी। अब इसके नए फ्रंटियर्स क्या है? देखिए, ये जो डिमेंशिया है ना, अगर हम खाली डिमेंशिया की बात करें, राइट, तो डिमेंशिया एक ऐसी चीज़ है, ये कोई सिंगल चीज़ नहीं है। इट्स एन अम्ब्रेला ऑफ लाइक कंडीशंस, ठीक है। जिस पे मैं काम कर रहा हूँ जो अल्जाइमर डिजीज़ है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया, राइट। तो डिमेंशिया को आप एक सिंगल उसमें मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि डिमेंशिया में बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँगा जितनी भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है, राइट, उनमें अल्जाइमर डिजीज़ आती है, उनमें पार्किंसंस आते हैं, हंटिंगटन्स है, ALS है, ठीक है। तो इन सारा का अगर आप एक कोर बेस देखोगे, ये जो जितने भी ये पेशेंट्स होते हैं इनमें डिमेंशिया होता है, राइट। अब ये है कि कई बार हम डिमेंशिया को, ये बहुत ज़रूरी है ऑडियंस को भी समझने के लिए, क्योंकि साइंटिस्ट को तो ऑलरेडी ये पता है, लेकिन कई बार ये होता है अगर किसी को स्ट्रेस हो या डिप्रेशन हो, ठीक है, वो कई बार ये कंफ्यूजन ना हो कि ये डिमेंशिया है। डिमेंशिया का एक जो स्पेसिफिक फैक्टर है, ये एक सर्टेन एज के बाद होता है। मोस्टली ये देखा गया है कि ये जो डिमेंशिया होता है ये ओल्ड एज में, लाइक इट्स आफ्टर 50 एंड 65 है जो जब हम अल्जाइमर की बात करते हैं। अल्जाइमर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अर्ली ऑनसेट, लेट ऑनसेट, और इसमें एक MCI वी कॉल इट माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, राइट। तो इसमें होता ये है कि ये जो अल्जाइमर है, अल्जाइमर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। इसमें होता ये है, इसमें मेमोरी लॉस होती है, इसमें जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। कॉग्निटिव फंक्शंस जो हायर ऑर्डर लर्निंग होती है या मेमोरीज होती है, मेमोरीज इट कुड बी बोथ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ठीक है, तो ये सारी इफेक्ट होती है। इसके फिर स्टेज होते हैं, पहले थोड़ी थोड़ी होती है, उसके बाद में पूरी हो जाती है, जहाँ पे कॉग्निटिव डिक्लाइन इतना हो जाता है कि आप डिपेंडेंट बन जाते हो किसी दूसरे के ऊपर। पहले अर्ली स्टेज होता है, फिर जब लेट स्टेज होता है, ऑनसेट, लेट ऑनसेट में यही होता है कि आप फिर डिपेंडेंट बनते हो। तो ये खाली इस पेशेंट के लिए बर्डन नहीं होता है, इट्स बर्डन फॉर फैमिलीज, इट्स बर्डन फॉर एंटायर नेशन, बिकॉज द कॉस्ट्स आर वेरी हाई। और ये जो है अल्जाइमर डिजीज, देयर इज नो क्योर एज ऑफ नाउ। देयर आर सम ड्रग्स, देयर आर सम एंटीबॉडीज, न्यू एंटीबॉडीज, लेकिन उनसे ये क्या है, ये वी कॉल देम डिजीज मॉडिफाइंग। ये थोड़ा सा जो सिम्टम्स को है उनको रिलीफ देती है ऐसे वाले पेशेंट्स को। नाउ व्हेन इट कम्स टू, एज यू सेड, टेक्नोलॉजी, राइट, वी आर डेवलपिंग, वी आर इवॉल्विंग। इसकी एक सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है जो मैं बताना चाहूँगा और सबको, ऑडियंस को ये समझाना चाहूँगा कि वो ये है कि अनलाइक अदर डिसऑर्डर्स और डिजीज़, ये एक ऐसी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक टाइम पे हो रही होती है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर अभी मौसम ख़राब हो जाए, हम सबको अगर फीवर हो जाए, इट कुड बी बैक्टीरियल और इट कुड बी वायरल, राइट, तो हमारे पास ऑलरेडी मेडिकेशंस है, हमें पता है कि ये इन्फेक्शन इस वजह से हुआ है, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कौन से स्टेज में है,
कितनी आपकी पैथोलॉजी है, कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है, ये थोड़े से इट्स काइंड ऑफ मिक्स एंड दो स्टेज ये मिलते नहीं हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर हम 2 ब्रेन्स लेते हैं 2 अल्जाइमर पेशेंट से, राइट, क्योंकि हमने अल्जाइमर ब्रेन्स पे भी काम किया है, व्हेन यू लुक एट देयर मॉलिक्यूलर पाथवेज यू डोंट गेट द सेम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स, ऑल्दो वेरिएशन रिजल्ट्स में हमेशा होती है, बट मेरे कहने का मतलब है जो ये अल्जाइमर के भी, डिमेंशिया के भी जो स्टेज है ये अलग अलग होते हैं। तो अभी आई मीन ऑब्वियसली थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी, पहले तो नहीं था, अभी हमारे पास इमेजिंग करने के लिए MRI भी है, एंड वी हैव अ स्पेसिफिक स्कैन विच इज़ कॉल्ड PET स्कैन, वी कॉल इट एक्चुअली एमाइलॉइड PET। तो इसमें जो अल्जाइमर डिजीज़ में डिपॉजिट्स होते हैं, एक प्रोटीन होता है जो कि क्लियर नहीं होता है इन वाले पेशेंट्स में, उसको हम बीटा एमाइलॉइड बोलते हैं। तो वो बीटा एमाइलॉइड जो है एकम्युलेट होता है, ये ब्रेन के जो सेल्स होते हैं ऐसे, इनमें एकम्युलेट होता है, फिर ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाती, और ये ब्रेन का जो रीजन होता है ये आपके फंक्शनिंग, स्पेसिफिक फंक्शन जो बॉडी की होती है उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो वो जब अगर वो इफेक्ट हो जाए, ये न्यूरॉन आपस में, ये जो सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अगर ये प्रॉपरली नहीं हो पाया तो इसकी वजह से जो आपकी फंक्शनिंग होती है वो इफेक्ट होती है, और इसमें ब्रेन साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है अल्जाइमर जब ये बहुत ज़्यादा आगे जाता है। तो वही हम MRI के ज़रिए, PET स्कैन के ज़रिए, और हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेते कभी, उसमें मारकर ये प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन वगैरह देखते हैं। तो ये है जो टेक्नोलॉजिकल अभी एडवांसमेंट इस वाले में आई है। लेकिन इफ़ यू टेल मी कि इसका कोई एक स्पेसिफिक ड्रग है जिससे ये क्योर हो, एज ऑफ नाउ नो, बट इट्स नॉट, वी आर स्टिल राइट, रिसर्च चल रही है, बहुत सारी लैब्स पूरी दुनिया में इस पर काम कर रही है। इंशाल्लाह वन डे वी विल हैव समथिंग, और बहुत ज़्यादा हमने अनफोल्ड की है चीज़ें, बहुत ज़्यादा, जो हमें मे भी 10 साल पहले, 20 साल पहले पता ना थी इस डिजीज़ के बारे में। मैं ज़रूरी जानना चाहूँगा कि आपका जो सफ़र कुलगाम के गाँवों से कैलिफोर्निया तक आपने बहुत काम किया, कई बरस से रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी लर्निंग कर्व्स रही होंगी, तो थोड़ा हमारे नाज़रीन को अपने जो सफ़र आपका रहा इल्म का, नॉलेज की तलाश, तो उसमें क्या क्या हुआ, तो क्या स्टोरी रही, क्या कहानी है? देखिए, बेसिकली जो मेरी एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन, वो मेरे गांव से मिडिल, सॉरी इट वाज प्राइमरी स्कूल ब्राज़लो जागीर से हुई है। उसके बाद में हमारा एडजस्टन गांव था, बचरू बोलते हैं उसको, वहाँ पे मिडिल स्कूल में हुई है, और थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए 2 साल के लिए मेरी एजुकेशन जो है वो श्रीनगर में हुई है। तो पहले तो ये था कि वो जो टाइम था जब मैंने स्टार्ट की थी पढ़ाई, आई मीन ऑब्वियसली गांव का जो माहौल होता है, हमें पता है, ज़्यादा प्रेफरेंस उस टाइम पे नहीं थी, एक विजन नहीं था। उसका रीज़न, मतलब हमारे बड़े जो थे वो गलत नहीं थे, लेकिन फोकस जो हर एक सोसाइटी का उस टाइम पे होता है, उनका एक अलग फोकस था, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। मैं आज कहता हूँ आजकल बच्चे उतना नहीं पढ़ते जितने पेरेंट्स को पढ़ना पड़ता है, आजकल एक डिफरेंट सिस्टम है। उस टाइम पे 2 साल मैंने फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, विच वाज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर मी, फॉर ए किड जिसका ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम एंटायरली उर्दू मीडियम टू इंग्लिश, राइट। वो बहुत एक छोटे लेवल पे आई वुड से एक स्ट्रेसफुल पीरियड रहा, बहुत ज़्यादा, जब जरासीम बैक्टीरिया बन गया। एग्जैक्टली हमने जरासीम पढ़ा था, यहाँ पे बैक्टीरिया बढ़ गया। यहाँ पे जब पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म सुना तो मुझे लगा ये पता नहीं है क्या, ठीक है। वहाँ पे हमने वेल, मछली पढ़ी थी, यहाँ पे फ़िश पढ़ना पड़ा, एंड देन सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो वहाँ पे ट्रायंगल वगैरह, स्क्वायर, ये तो कभी, रूट वगैरह ये कभी सुना ही नहीं था। हिसाब पढ़ते थे हम लोग उस टाइम पे। तो ये जो जर्नी थी 2 साल की, बहुत डिफ़िकल्ट रही, आई मीन इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल, ठीक है। बट अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें धीरे धीरे होती रही। तो 2 साल मैंने यहाँ करके वापस मैं कुलगाम गया, वहाँ से मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी कैमू से अपना 11-12 किया, और उसके बाद अनंतनाग गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, ठीक है। और ग्रेजुएशन में ये रहा कि ध्यान आया, नहीं, ज़िंदगी में ये है, या तो ये करना है या ये नहीं करना है, या तो यहीं पे छोड़ दो, कुछ और करो, जैसा सब चल रहा था गांव का माहौल वैसे ही कुछ करो, या तो पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो, लाइक ट्राई टू लर्न नाउ साइंस, क्योंकि जब हम मेडिकल बोलते थे हम उस टाइम पे, ऑल्दो इट्स कॉल्ड साइंस, राइट, बेसिक बायोलॉजी थी, तो मेजर बायोलॉजी था। तो वहाँ से मैंने ये किया कि पढ़ाई स्टार्ट की, राइट। नाउ आई केम बैक, जो मेरा गवर्नमेंट स्कूल में मैं पहले टॉपर आता था, यहाँ ये जो 2 साल में बिल्कुल मैं बैक बेंचर बन गया, राइट। तो यहाँ से मैं फिर वापस आने लगा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वहाँ से मैं फिर से वो मैंने एक कर्व ऐसे गेन कर ली, ठीक है। तो उसके बाद में मेरा मास्टर्स मैंने यूपी की एक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया है, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं
अच्छे से सब हुआ, मैं टॉपर रहा, यूनिवर्सिटी टॉपर रहा उस टाइम पे, 2010 बैच का मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था। एग्ज़ाम्स क्लियर किए, जैसे वो इसका यूजीसी का नेट जेआरएफ वगैरह आता था, 3rd सेमेस्टर में ही क्लियर हो गया था। 4th सेमेस्टर मतलब डिग्री का रिज़ल्ट बाद में आ गया था, इसका पहले आ गया था। तो देन आई ज्वाइंट, लाइक वहाँ पे भी सिचुएशंस थोड़ी सी डिफरेंट रही, पर्सनली थोड़ा सा एक्सटेंट वगैरह हो गए। बट एक चीज़ अच्छा था कि यू ट्रस्ट, यू हैव फेथ एंड यू कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड. You work hard no matter how difficult the situation is. It's going to be easy for you, and you have that solid faith there is somebody who is sustaining you, who is going to give you good out of this hard work. हमेशा मैं अपने जो छोटे मैंने बड़ों से यही सीखा है, आप कंसिस्टेंटली किसी भी फील्ड में रहे, फील्ड कोई भी हो, कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता। मैंने फॉरेंसिक साइंस में मास्टर्स की थी, मेरा पूरा रिसर्च एंटायरली न्यूरो साइंस में है। It was back then, if I talk to my classmates, they would always say it's not possible. How would you, like आप molecular biology कैसे पढ़ोगे, आप cell biology कैसे पढ़ोगे, आपने तो entirely different science पढ़ी है, right? मेरे पास भी कई बार excuses आते थे दिमाग में, यार मैंने तो ये सब पढ़ा ही नहीं है। But no, आप कोई भी साइंस जो है ना, दिस आर ऑल लाइक ह्यूमन मेड, राइट? ये साइंस नॉलेज जो है, ये अगर किसी ने की है, आपकी लेवल थोड़ी सी कम हो सकती है उससे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली उस पर डटे रहोगे, यू कैन अचीव वट एवर यू वांट। लाइक बैक मे बी लाइक 20 साल पहले मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था ब्राज़ील से मैं यूएस पहुंचूंगा। ये मैं ही नहीं हूँ, मेरे जो सीनियर से बहुत अच्छी पोजीशंस पे, हमारे कश्मीर से मेरे से बहुत इंटेलिजेंट, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत अच्छी जगहों पे सेटल है, ठीक है? जस्ट बिकॉज उन सब की आप स्टोरी इंशाल्लाह उठाएंगे, सब की स्टोरी ये रही होगी, दे हैड फेथ, दे हैड कंसिस्टेंसी, दे वर्कड हार्ड फॉर देयर गोल्स टू अचीव देयर गोल्स ऑलवेज। इट्स नॉट कि किसी ने कोई ऐसे ही आके पहुँच गया हो। तो मास्टर्स के बाद मेरी जो पीएचडी है वो CSIR IIIM श्रीनगर एंड जम्मू दोनों जगह पे मैंने काम किया है, ठीक है? मेरे सुपरवाइज़र्स, मेरे कलीग्स, उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। उन्होंने बेसिक से चीज़ें सिखाई है, साइंस मतलब एक्सपोज कैसे करना है साइंटिफिक कम्युनिटी में, प्रेजेंट कैसे करना है, अपनी साइंस बोलनी कैसे, साइंस अंडरस्टैंड कैसे करनी है, उनका रोल रहा है इसमें, ठीक है? फिर कलीग्स जो थे, बहुत सारे कश्मीरी थे, जम्मू के फ्रेंड्स थे, हमेशा ऐसे ब्रेन से मैं मिला जहाँ पे मुझे लगा नहीं, बहुत ज़्यादा है इस सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा बंदे हैं जो मेरे से बहुत कहीं आगे, बहुत कुछ अचीव करना है। तो वहाँ पे मैंने, इट टुक मी 7.5 years टू फिनिश माई PhD, राइट? क्योंकि हमारी लैब जो थी नई स्टार्ट हुई थी, इट वॉज एंटायरली वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, राइट? तो उसमें लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा ड्रिल हुए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेज था। मतलब उनसे मैं कहूँगा जो PhD के लिए जाना चाह रहे हैं, साइंस इज़ ऑल अबाउट लाइक पैशन. If you are looking for money, do some different job, right? Exactly. If you want to do science, you have to be passionate. There's no other way. Hard work के साथ वो passion आपको होना चाहिए, क्योंकि you will fail most of the times. This is just a disclaimer. कोई भी आपको ये दे देगा. Once you are in science, you are gonna fail most of the times. आप हमारा पेपर देखते हैं, उसमें 5 एक्सपेरिमेंट देखते हैं, वो कम से कम 200 एक्सपेरिमेंट करके वो 5 जो होते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो खाली हमने वही 5 नहीं किए होते। वो कम से कम मेरे जो पेपर पहला आया था वो 3.5 साल के बाद आया था। तो ऐसा ये जर्नी होती रही। एंड देन आई वेंट टू कनाडा फॉर ए ईयर, इट वाज अ शॉर्ट पोस्ट डॉक। तो वहाँ पे मैं मैनिटोबा में था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, और उसके बाद मैं US शिफ्ट हुआ, और कंटिन्यूसली मेरा फोकस न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स पे रहा है, स्पेसिफिक अल्जाइमर्स डिजीज़ पे। तो हम शुरू करेंगे इस बात से कि व्हाट यू डिड इन योर PhD में आपने क्या किया, और व्हाट वाज द आउटकम ऑफ योर रिसर्च, बिकॉज यू स्पेंट 7.5 years. यस। सो यहाँ पे जो फोकस था जब हमने ज्वाइन किया, और अभी भी है, और IIIM जम्मू का फोकस, बोथ श्रीनगर और जम्मू का फोकस यही रहा है, ड्रग डिस्कवरी का। तो बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छी लैब है। अगर किसी ने भी वो करना होगा ना रिसर्च, वो जो स्पेशली यहाँ रहना चाह रहा हो, वन ऑफ द बेस्ट लैब्स, राइट? तो यहाँ पे जो ड्रग डिस्कवरी का फोकस था, मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो इमीडिएटली उस टाइम पे, उन्होंने भी सेम ईयर और सम जस्ट फ्यू मंथ्स बैक उन्होंने ज्वाइन किया था एज प्रिंसिपल साइंटिस्ट, डॉक्टर मुजम्मिल ने। उनका मेन फोकस था स्ट्रोक, उन्होंने काम किया था यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हम इस पे काम करेंगे, सिंस वी आर नॉट गोना डू एंटायरली द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स, वी हैव टू
बी अलाइंड विद द फोकस ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मेरे जो दूसरे सुपरवाइज़र थे वो डॉक्टर आबिद अहमद, हुआ आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में है। तो उन दोनों के साथ मिलके हम तीनों ने मिलके एक प्लान बनाया कि जो एक प्लांट था यहाँ पे जिसकी न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी थी, इसका नाम है विथेनिया सोमनिफेरा, अश्वगंधा भी बोलते हैं इसको। इसके आजकल मार्केट में टैबलेट्स पे आते हैं, अश्वगंधा के टैबलेट्स। तो इसमें ये होता था कि जो ये ISM था, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और यूनानी जो सिस्टम था, इनके एक्सट्रैक्ट दिए जाते थे। तो उसका मतलब ये था कि ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग लिटरेचर था जिसमें ये कहा गया था कि ये न्यूरो प्रोटेक्टिव है, राइट। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी थे जहाँ पे ये कहा गया था कि ये एंटी कैंसर है, ठीक है। तो ये एंटी कैंसर भी है, न्यूरो प्रोटेक्टिव भी है। एट द सेम टाइम वी आर काइंड ऑफ लाइक लेट्स गो ए स्टेप अहेड, राइट। तो हमने, हमारा बहुत रिच केमिस्ट्री ग्रुप था, हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया। तो हमने उनको कहा कि ये प्लांट मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, यू आइसोलेट द इंडिविजुअल कंपाउंड्स फ्रॉम दिस स्पेसिफिक प्लांट, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्लांट से they isolated major molecules, right, or you call them compounds. So उसमें से 3 मेजर थे जो विथेनोन, विथेनोलाइड ए और विथाफेरिन ए, ये 3 मेजर कंपोनेंट्स थे जिनका हमने बायोलॉजी पूरी एक्सप्लोर की। एंड वी फाउंड कि इनमें से जो विथेनोन और विथेनोलाइड ए है, विथेनोलाइड ए है, ये 2 प्रोटेक्टिव है, और ये जो विथाफेरिन ए है, इट्स किलिंग सेल्स, it's not protecting them. Or we were testing these specific compounds against a specific model which we developed in our lab. It's called an in vitro excitotoxicity model. Excitotoxicity शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो एक ट्रांजिट प्रोसेस है, उस टाइम पे होती है जब किसी पेशेंट में स्ट्रोक होता है। तो स्ट्रोक में एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ग्लूटामेट इसको बोलते हैं, ये रिलीज़ होता है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में। नॉर्मली हमें फिजियोलॉजी के लिए ये चाहिए होता है, लेकिन अगर ये एबंडेंट क्वांटिटी में निकले तो इससे सेल्स मरती है, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर ये ज़्यादा हो जाए, हमने सेल्स को पहले इससे एक्साइट किया, अगर हम इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन दें और प्री ट्रीटमेंट इन मॉलिक्यूल्स से दें तो क्या ये सेल डेथ को हम रोक सकते हैं या नहीं। अगर अब हम रोक रहे हैं, पहले हमने देखा कि यस इट्स प्रोटेक्टिंग, नाउ द बिगर क्वेश्चन वाज हाउ, राइट। तो हमने देखा कि कुछ सेलुलर पाथवेज, मॉलिकुलर पाथवेज जो इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें कैल्शियम, एक्चुअली इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो रहा था, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ज़्यादा हो रही थी, ये सब को, ये जो कंपाउंड्स है उनको ये मतलब लेमन लैंग्वेज न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उनको ये कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख के हमने ये देखा कि ये 2 कंपाउंड जो है वो प्रोटेक्टिव है, और ये वाला है, इट्स एक्चुअली किलिंग द सेल्स। सो दिस कुड बी यूज्ड एज एन एंटी कैंसर मॉलिक्यूल, बट दीज 2 कुड बी यूज्ड एज न्यूरो प्रोटेक्टिव वंस। तो ये मतलब जो मैंने आपको एक क्रक्स बोला, इसका जो काम था, This was the outcome. This was the outcome. Yes. So it ended up in a paper. Yes, it ended up in, like, we have 5 publications from this project, and we have some papers in collaboration with our chemistry team, जहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन पे कुछ काम किया है। रेटिनोइक एसिड एक होता है, उनके डेरिवेटिव्स उन्होंने बनाए थे, उससे हमने देखा कि डिफरेंशिएशन में ये कैसे हेल्प करता है। But those were like on top of this. This was my main project. यूजुअली क्या होता है, जो चीज़ें लैब में होती हैं, लैब में जो चीज़ फाइनली आउटकम होता है किसी बेहतर रिसर्च का, तो उसको मार्केट में आने के लिए बहुत साल लगते हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस वहाँ से शुरू होता है। लेकिन जो आपने ये कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट किए और आइडेंटिफाई किए और सेपरेट किए, तो क्या उस पर कुछ काम हुआ उसके बाद? अवेयर ऑफ थिंग्स? एक्चुअली में यस, उसके बाद देखिए हमारा ये था कि हमने ना खाली रिजल्ट्स प्रेजेंट किए, हमने अपने ही पेपर में लिमिटेशंस भी प्रेजेंट किए, बिकॉज इट्स नॉट within a span of like maybe 5 years you cannot do everything. रिसर्च जो है एक ड्रग को मार्केट में लाने के लिए इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। 15 साल लगते हैं, 15 साल भी, कई साल 20 साल भी लग सकते हैं, 25 साल भी। आप यू वुड सी साइंटिस्ट हु आर वर्किंग ऑन वन सिंगल प्रोटीन फ्रॉम लास्ट 20 years, ठीक है, बट दैट डजंट मीन वो कुछ नहीं कर रहे, वो इतनी सॉलिड बेसिस दे रहे हैं उस चीज़ की। तो हमारी ये जो स्टडी थी, ये एटलीस्ट एक बेसिस थी जो हमने इसके बाद जो हमारा, अगर हम इसी प्रोजेक्ट, हालांकि डॉक्टर मुजम्मिल की लैब अभी इसको कंटिन्यू कर रही है, तो उनका फोकस अभी ये है कि ये अगर हम इसके बाद इन विवो मॉडल में, यानी एनिमल मॉडल में, क्योंकि ये जो ड्रग का डेवलपमेंट ये होता है, ये ऐसे होता है, पहले आप सेल्स में करते हो,
फिर आप इसके ऊपर माइस या रैट में करते हो क्योंकि उनकी होमोलॉजी जो है वो ह्यूमंस के साथ मिलती जुलती है। उसके बाद आप फेजेस में जाते हो, लाइक यू डू इन चिंपैंजीज, यू डू इन डॉग्स, राइट। और उनके बाद और एक दो एनिमल मॉडल्स बीच में आते हैं, उसके बाद आप फेज़ 1 ट्रायल्स पे पहुंचते हैं जहाँ पे वी कॉल देम क्लिनिकल ट्रायल्स, राइट। तो अभी इसका जो है, इसका एक चीज़ अच्छी प्रूवन है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि इसके टेबलेट्स आते हैं विच आर बेनिफिशियल, विच आर इन मार्केट, राइट। वो ड्रग नहीं है, इट्स अ सप्लीमेंट, बट एटलीस्ट अगर आप वो देखेंगे, यूरोप की एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप उस पर जाके, मैं आपको वो लिंक भेज सकता हूँ, उसमें नीचे हमारी रेफरेंस है, राइट। उन्होंने वो प्रोडक्ट बनाया, वो सेल कर रहे हैं और नीचे हमारी रेफरेंस दी हुई है। तो विच इज़ काइंड ऑफ लाइक एन एप्रिसिएशन टू आवर वर्क कि हमने अगर कुछ दिया है तो वो चीज़ अभी मार्केट में भी आई। हाँ, अब इस चीज़ को एक स्पेसिफिक ड्रग बनाना ये एक ईजी प्रोसेस नहीं है, राइट। तो अभी काम उनकी लैब में कंटिन्यू इस चीज़ पे हो रहा है। मेरा अभी जो फोकस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है बाहर जाने की वजह से, बट इट्स लाइक वी दीज आर आवर लाइक फेवरेट मॉलिक्यूल्स स्टिल। इफ आई गेट अ चांस आई विल स्टिल वर्क ऑन देम। तो उसके बाद आप कनाडा तशरीफ ले गए जी। तो कनाडा में फोकस क्या रहा आपका? कनाडा में जो मेरा फोकस था वो पोस्ट डॉक के लिए। माय फर्स्ट पोस्ट डॉक वाज इन कनाडा। हालांकि उससे पहले मुझे यहाँ पे भी नेशनल पोस्ट डॉक फेलोशिप मिली थी, लेकिन मेरा मेन फोकस थोड़ा बाहर जाने का ही था। तो मैं जब कनाडा गया, कनाडा में मैं सेंट बोनीफेस हॉस्पिटल में था डॉक्टर ग्लेजनर के साथ। तो उनका जो फोकस उस टाइम पे था, उन्होंने जो है, उनके पास एक अल्जाइमर डिजीज़ का एक मॉडल था जिसमें वो लोग ये देखते थे कि ये अल्जाइमर डिजीज़ में जो मैंने आपको एक प्रोटीन बोला था एमोलॉइड बीटा, इसका एक प्रिकर्सर प्रोटीन होता है जिसको हम APP बोलते हैं, एमोलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। वो उनकी हाइपोथेसिस थी कि इसमें क्या होता है, जब ये ब्रेन में नॉर्मल फंक्शन करता है तो इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है, इसके फ्रेगमेंट अल्फा बीटा गामा फ्रेगमेंट्स बनते हैं। ये जो बीटा एमोलॉइड जिसको हम बोलते हैं ये एक्यूमुलेट हो जाता है, ये टॉक्सिक बनता है। और एक फ्रेगमेंट इसमें होता है जिसको हम सिक्रेटेड APP अल्फा बोलते हैं, ये एक फॉर्म है इसी पूरे प्रोटीन की, एक सीक्वेंस है छोटी सी। तो उसमें ये देखा था कि ये बेनिफिशियल है। तो मैंने क्या किया, मैंने उनके साथ बैठ के हमने मीटिंग की कि अगर ये बेनिफिशियल है, उस टाइम पे 1 की 2 रिपोर्ट्स थे कि इट कुड बी हेल्पफुल इन न्यूरोजेनेसिस। अब न्यूरोजेनेसिस क्या होती है? न्यूरोजेनेसिस मीन्स वी हैव 2 डिस्क्रीट रीजन्स इन आवर ब्रेन जहाँ पे कंटिन्यूसली न्यूरोजेनेसिस होती रहती है। और इसी दौरान में नेचर में 2 पेपर एक साथ में आए थे जिनमें ये कहा गया था कि एडल्ट ब्रेन और ये जो अल्जाइमर ब्रेन है, दोनों में तब तक, जब तक कि पेशेंट मरता भी है तब तक भी न्यूरोजेनेसिस होती रहती है। जी। अच्छा जी। न्यूरोजेनेसिस होता है न्यूरॉन का बनना, लेकिन ये उस तादाद में नहीं होती जहाँ पे, क्योंकि न्यूरॉन जो होता है ये नॉर्मली डिवाइड नहीं होता। इसलिए मैंने कहा 2 ही रीजन है, वी कॉल इट SVG और एक DG रीजन है हिपोकैम्पस में। और अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है, मोस्टली ये हिपोकैम्पस पहले इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि हिपोकैम्पस ही ऐसी ये है जो आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करता है। इनको ये मेमोरीज एनकोड करने में, इनको कंसोलिडेट करने में हिपोकैम्पस एक ऐसा रीजन है ब्रेन में जो हेल्प करता है। तो मैंने उनको कहा कि व्हाई डोंट वी डू वन थिंग, आई हैव एन एक्सपर्टीज़ कि हम डायरेक्ट इंजेक्शन ब्रेन में दे सकते हैं स्टेम सेल्स के। स्टेम सेल एक ऐसी सेल होती है जो किसी भी सेल टाइप में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग सम फैक्टर्स, राइट। तो मैंने कहा अगर हम इसी मॉडल से इसको ओवर एक्सप्रेस पहले माइस में कराएंगे, उनसे हम स्टेम सेल्स लेंगे, उनको ग्रो करके वही स्टेम सेल्स हम इंजेक्ट करेंगे इस हिपोकैम्पस में, एंड देन वी आर गोना सी कि इफ इट वुड हेल्प इन न्यूरोजेनेसिस और नॉट। इफ इट हेल्प्स इन दिस न्यूरोजेनेसिस, डज दोज न्यू न्यूरॉन्स एनकोड न्यू मेमोरीज एंड इज इट गोना हेल्प और नॉट। तो ये हमारा मेन फोकस था। तो हमने ऐसा ही किया एंड वी फाउंड, हमारे पास एक अल्जाइमर का मॉडल था, हमने देखा कि सम हाउ इट इज़ इम्प्रूविंग कॉग्निटिव, जो डिक्लाइन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो थी इन माइस में, ये सम हाउ इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। और हमने इसका जो है ब्रेन मतलब डाइसेक्ट करके ब्रेन निकाल के इसमें देखा क्या इसमें वाकई में कुछ न्यू जेनेसिस हो रही है न्यूरॉन की, क्योंकि जो नए न्यूरॉन्स होते हैं इनको हम स्टेन कर सकते हैं यूजिंग एंटीबॉडीज, राइट। सो वी यूज दोज एंटीबॉडीज एंड वी ट्रैक दोज न्यू न्यूरॉन्स। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा था एंड देयर वर सम कंडीशंस, आई हैव टू मूव फ्रॉम कनाडा टू US। तो ये प्रोजेक्ट इट अल्हम्दुलिल्लाह इट टर्न्ड इनटू अ गुड पेपर, जो कि कवर पेज भी आया था, एक अच्छा जर्नल है बायोलॉजी का, उसमें कवर पेज आया था ये वाला पेपर।
तो इसके बाद मैं शिफ्ट हुआ यूएस वहाँ से। अभी ये जो आपकी कनाडा स्टडी है और ऐसा होता है कि जब लैब्स किसी रिसर्च पे काम करते हैं तो वो रिसर्चर के जाने से वो काम छोड़ते नहीं हैं, वो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक जो स्टेटस है आपकी उस रिसर्च का जो आपने कनाडा में किया, उसमें ये था कि जो न्यूरॉन होता है आप इस पर्टिकुलर रीजन में ब्रेन के उसकी कंसंट्रेशन, न्यूरॉन्स की बनने की कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। मतलब हाँ, नए न्यूरॉन्स, मतलब अगर आप ये फैक्टर दो, अगर ये न्यूरोजेंस में हेल्प करता है, यानी ये क्या करता है, इस रीजन में हो ही रहे न्यूरॉन्स। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर इस रीजन में 3 न्यूरॉन्स बन रहे हैं, जस्ट एन एग्जांपल, राइट, टू मेक इट अंडरस्टैंड। अब ये न्यूरोजेनिक निश बनती है, क्योंकि न्यूरोजेनेसिस होने के लिए एक न्यूरोजेनिक निश, एक माहौल होना चाहिए। ये स्क्रिटेड एपीपी अल्फा जो था, ये इस माहौल को बढ़ावा दे रहा था, राइट। तो इसके बढ़ने की वजह से आई वाज टारगेटिंग जहाँ पे 3 और है वहाँ पे फंक्शनल 10 हो सकते हैं। यस, एग्जैक्टली, ये हमारा हाइपोथेसिस था जो साबित हुआ, जो कि साबित हुआ, लेकिन इसका एक ही पार्ट साबित नहीं हुआ कि ये नहीं हुआ क्या कि क्या ये मेमोरी जो है, बाकी जो मर रहे हैं वो न्यूरॉन या जो नहीं है न्यूरॉन, उनकी जो मेमोरी है वो ये कॉपी कर सकते हैं अपने लेके नहीं। क्या ये नई मेमोरीज को एनकोड कर, क्योंकि मैं अल्जाइमर पेशेंट, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, अगर ये आज आपसे मिल रहा है, अगर इसका लेट स्टेज है, आप इसको कुछ बोलोगे, यू वुड इमेजिन कि इनको समझ में आ गया और इनने याद भी रखा, बट इनको नहीं याद रहा होगा, ठीक है। तो ये जो नई चीज़ जब आप देखते हैं, नई मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट देखा या नया मैंने कोई नाम देखा, राइट, वो देखने में मुझे नई मेमोरीज चाहिए क्योंकि ये नया है, तो उसको एनकोड करने के लिए न्यूरॉन्स चाहिए। तो हम ये चाह रहे थे एटलीस्ट अगर ये उनको रिप्लेस करके, या अगर ये इन मेमोरीज से इनको हेल्प मिले, अगर डिजनरेशन भी हो रही है लेकिन अगर रीजनरेशन भी साथ में हो, ठीक है, तो अगर ये कितना हेल्प कर सकते हैं और अगर ये करेगा, क्योंकि जब द बिगेस्ट क्वेश्चन वाज ये जो न्यूरॉन्स हैं क्या ये सर्वाइव पहले कर पाएंगे? क्या ये, अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं, लाइक टिक मार्क, ओके इनने सर्वाइव किया, तो सर्वाइव करने के बाद इनकी फंक्शन ये फंक्शनल बन सकते हैं। सबसे चैलेंज जो बड़ा होता है वो हमारे लिए यही होता है। जैसे कैंसर वालों के लिए क्या होता है सबसे बड़ा चैलेंज, अगर आपने कैंसर सेल मारनी है तो नॉर्मल सेल नहीं मारनी चाहिए, नॉर्मल सेल को ये टारगेट नहीं करना चाहिए। हमारा ऐसे ही होता है, अगर न्यूरॉन एक डिजनरेट हो गया तो अगर नया न्यूरॉन आ रहा है तो क्या नया न्यूरॉन एनकोड फंक्शनल बनेगा ऐसे ही जैसे ये वाला है। और इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि मैंने पहले ही कहा, ये खाली सब वेंट्रिकल जोन और ये हिपोकैम्पस जोन में 2 जगह पे बहुत कम तादाद में बनते हैं, बहुत कम तादाद में। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था इसके लिए। नाज़रीन, यहाँ ये बात बतानी ज़रूरी है कि जो न्यूरॉन होता है हमारे, यूँ तो हमारे जिस्म में किसी भी लाइफ फार्म में हर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, फिर उसी की वजह से तो वो सर्वाइव कर पाता है। लेकिन हमारे जो डिफरेंट सेल टाइप्स होते हैं हमारे जिस्म में, उसमें न्यूरॉन बहुत ही अहम है, इस वजह से कि ये एक जो सफ़र होता है सेल का, ये उसका आखिरी स्टेज होता है। उसके बाद सेल वो न्यूरॉन तो ख़त्म होता है, रीजनरेट नहीं होगा, क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि सेल्स डिवाइड होती हैं, चाहे अच्छे के लिए या भले के लिए या मतलब किसी बीमारी के लिए सेल तो डिवाइड होते हैं, सब डिवाइड होते हैं, लेकिन न्यूरॉन बनते हैं तो सीधे मरते हैं। नए बनाना उसका जो पेस होता है वो जिस्म में एज के साथ कम होता जाता है। एक नॉर्मल सी बात है, वो एजिंग का एक हिस्सा है ये। खैर, हम बात को आगे बढ़ाएंगे। नवाब साहब, ये बता दीजिए, जब आप चले गए साल्क इंस्टीट्यूट में जी, तो वहाँ एक बड़ा इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया का, बहुत ही रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ क्या फोकस किस चीज़ पे है? तो मेरा जो वहाँ पे फोकस है, ये जो लैब जिसमें मैं अभी हूँ, इसको मैं बहुत टाइम से टारगेट कर रहा था। ये क्योंकि मैंने आपको कहा हमने एक ग्लूटामेट एक्साइटोटॉक्सिटी का एक मॉडल बनाया था। इसके जो पॉइनर्स थे, ये जो अभी जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, शी इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट, पैम मेहर इनका नाम है, प्रोफेसर पैम मेहर। इनके हस्बैंड डेविड शूबर्ट, तो वो अभी इस दुनिया से चले गए 2020 में। उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इसमें, ग्लूटामेट एक्साइटोटॉक्सिटी में, और जिस पे हम अभी मतलब काम कर रहे हैं प्रेजेंटली, जो हमारी लैब का कोर फोकस है, वो है एक नई फॉर्म ऑफ सेल डेथ, वी कॉल इट ऑक्सीटोसिस फेरोप्टोसिस। ऑक्सीटोसिस फेरोप्टोसिस इसका नाम दिया गया 2012 में, लेकिन 2001 में ही ये जो पैम मेहर मेरी सुपरवाइज़र है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था
then she named it oxytocin. She couldn't name it ferroptosis just because she didn't explore the iron component of it. तो oxytocin ferroptosis क्या है? ये एक ऑक्सीडेटिव फॉर्म ऑफ सेल डेथ है विच इज़ आयरन डिपेंडेंट. इसमें मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँगा, होता क्या है कि अगर आपके सेल में आयरन ज़्यादा हो और लिपिड, इसमें एक रिएक्शन होती है वी कॉल इट फेंटन रिएक्शन, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है लिपिड पेरोक्साइड्स जो कि टॉक्सिक होते हैं, लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड्स इनको हम बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन्स में आते हैं और ये क्या करते हैं कि इनकी वजह से एक सेल डेथ कैस्केड होता है, ठीक है, एक स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हम इसको बोलते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअली लिपिड पेरोक्सीडेशन. तो हम और इसमें और एक चीज़ होती है जो अब नेचुरली जो अल्लाह ताला ने इसके लिए मैकेनिज़्म रखा है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए एक प्रोटीन आता है जिसको हम बोलते हैं GPX4, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज 4. ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज 4 पे मैंने 3 साल इससे पहले भी काम किया था टेक्सास में, जब मैं यहाँ आने से पहले. तो मैंने वहाँ पे ये देखा था, इसको हम मास्टर रेगुलेटर बोलते हैं इस सेल डेथ का, स्पेसिफिक ऑक्सीटोसिस फेरोप्टोसिस का. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जब ये लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड ज़्यादा होते हैं तो ये GPX4 इनको कन्वर्ट करता है एक दूसरे फॉर्म में, इनको हम बोलते हैं लिपिड अल्कोहल्स. ये लिपिड अल्कोहल नॉन टॉक्सिक होते हैं. लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं सेल के लिए, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं. लेकिन ये जब फॉर्म ऑफ सेल डेथ होती है तो ये जो प्रोटीन है इसकी जो कंसंट्रेशन है इस सेल में ये कम हो जाती है. जब इसकी कंसंट्रेशन ही कम हो गई तो ये इस प्रोसेस को कर नहीं पाता, ठीक है. तो हमारा फोकस अभी जो है हमारा ये है कि ये जो ऑक्सीटोसिस फेरोप्टोसिस है, हमने कुछ रिपोर्ट्स और लैब्स ने और कुछ क्लिनिकल प्रूफ है कि जो अल्जाइमर ब्रेन कंपेयर टू नॉर्मल ब्रेन, इनमें आयरन एकम्युलेशन ज़्यादा होती है, प्लस देयर आर एविडेंसेस ऑफ दीज ऑक्सीटोसिस फेरोप्टोसिस, राइट. वहाँ पे देख क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन, जैसे मैंने आपको GPX4 की एग्जांपल दी, वी हैव सीन दैट देयर इज डाउन रेगुलेशन ऑफ दिस स्पेसिफिक जीन, राइट, सो ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रोटीन, सॉरी. तो उस वजह से हमने क्या किया कि हमने ये देखा, हमारे 2 फोकस है अभी, मेन 2 फोकस. एक ये है कि ये जो ऑक्सीटोसिस फेरोप्टोसिस है ये कितना कंट्रीब्यूट करती है इन प्रोग्रेशन ऑफ अल्जाइमर डिजीज. That's number 1. Number 2 is if these neurodegenerative disorders, say for example Alzheimer, if it's a progressive disorder, why not to have a chronic model which is progressive so that we could understand these molecular pathways over the period of the time, right? Not just कि हमने कोई एक acute treatment दिया जो कि overnight होता है या 48 घंटे के लिए होता है. नॉर्मली हम ऐसे ट्रीटमेंट्स भी देते हैं जहाँ पे हमें जो चाहिए होता है. मान लीजिए अगर हमने एक इन्फेक्शन का मॉडल बनाना है, ठीक है, हमने कोई बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, तो ये 37 पे आप इसको रखेंगे, ओवरनाइट ये हो जाएगा, राइट. यहाँ पे इसको समझना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है, क्योंकि अल्जाइमर 65 अगर एज पॉपुलेशन में होती है तो ये एक दिन में नहीं होती, ये इनिशिएट होती है मे बी फ्रॉम योर 30s, धीरे 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 करके देन सिम्टम्स जो उसके होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, राइट. तो इसी तरह से हम डेवलप कर रहे हैं एक, वी आर ट्राइंग टू डेवलप एन आयरन एकम्युलेशन मॉडल, जो मेरा मेन फोकस है प्रोजेक्ट का, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं अभी, मतलब डायरेक्शन मिल रही है कि येस दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग ऑन. तो इसमें मैं वो मॉडल डेवलप कर रहा हूँ क्रॉनिक आयरन एकम्युलेशन का, प्लस हम लोग इसका कंट्रीब्यूशन एट द सेम टाइम देख रहे हैं. प्लस थर्ड, वी आर लकी इन ए वे, वी हैव अ रीफ्रेम लाइब्रेरी. ये रीफ्रेम लाइब्रेरी क्या है? इसमें बहुत सारे देर आर थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्टिव मॉलिक्यूल्स, जो कि लाइक थ्रू आउट वर्ल्ड रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने ये देखा है कि ये कंपाउंड्स है जो कि किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ और किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के खिलाफ एक्टिव है, पोटेंट है. क्या ये दूसरे में भी हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी विथेनोन या विथेनोलाइड, इट कुड बी इंक्लूड इन दिस लाइब्रेरी डाउन द लेन मे बी, राइट. सो मुझे अभी नहीं पता, चेक करना पड़ेगा ये है या नहीं. तो इस रीफ्रेम लाइब्रेरी को भी हम स्क्रीन कर रहे हैं एट द सेम टाइम कि क्या इनमें से कोई पोटेंट मॉलिक्यूल इस स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सेल डेथ को रोक सकता है, सो डैट वी स्टॉप द प्रोग्रेशन. और ऑलरेडी मेरे जाने से पहले से 2 कंपाउंड्स थे जिन पे काम चल रहा था, जिन पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ. नाम मैं यहाँ पे उनका नहीं बोल सकता, लेकिन बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली इन क्लिनिकल ट्रायल्स. एक का हमारा फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है क्लिनिकल ट्रायल्स में, दूसरे का इंशाल्लाह स्टार्ट होना है. अभी वी आर लाइक पिचिंग फॉर फंडिंग एंड स्टफ लाइक दैट. तो ये हमारा मेन लाइक फोकस है लैब का इस टाइम पे. लेकिन
इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले आप टेक्सास में भी थे थोड़े टाइम के लिए, तो वहाँ क्या फोकस रहा? टेक्सास में ये जो मैंने आपको स्पेसिफिक यही सेल डेथ पाथवे पे मैं काम कर रहा था यहाँ पे भी। तो यहाँ पे मैं ये जो मैंने कहा कि इसमें GPX4 डाउन रेगुलेट हो जाता है, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरा पहले एक्सपर्टीज थी स्टेम सेल की मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे मैंने और एक मॉडल आता है अल्जाइमर का जो एक 5XFAD बोलते हैं हम इसको। इसमें 5 म्यूटेशंस होती है उन जीन्स की जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं इस अल्जाइमर डिजीज़ में। ये एक ऐसा माइस मॉडल बनाया गया है, ठीक है। तो मैंने देखा अगर हम यहाँ से इनको जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, यानी बहुत छोटे एम्ब्रियोनिक स्टेज लाइक डे 14 पे मैं क्या करता था, प्रेग्नेंट जो ये होती है माइस जो होती है, इससे मैं जो पप्स होते हैं उनको लेके उनका ब्रेन डाइसेक्ट करके मैं ब्रेन से एक स्पेसिफिक रीजन जो मैंने आपको बोला हिपोकैम्पस, राइट, जो मैंने कहा था कि मोस्ट इफेक्ट होता है इस अल्जाइमर डिजीज़ में, तो मैं वो निकाल के वहाँ से उसको कल्चर करता था एज स्टेम सेल्स। फिर मैंने देखा कि अगर एक नॉर्मल ये है ब्रेन है, राइट, नॉर्मल कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, और ये अल्जाइमर डिजीज़ का जो माइस मॉडल है, इनका ब्रेन निकाल के इनके स्टेम सेल्स में क्या इनमें कोई आपस में जो है इनमें कोई डिफरेंस है इवन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टेज, क्योंकि ये मॉडल इसका था। आई फाउंड कि इनमें जो है, जो मैंने आपको 2 प्रोसेसेस बोली जो इसमें होती है, वन इज़ इंक्रीज्ड लिपिड पेरोक्सीडेशन एंड सेकंड इज़ डाउन रेगुलेशन ऑफ द GPX4। तो मैंने देखा यहाँ पे ये जो अल्जाइमर वाला है, इनमें देयर वाज डाउन रेगुलेशन ऑफ दिस GPX4 एंड देन देयर वाज इंक्रीज्ड लिपिड पेरोक्सीडेशन लेवल्स। और ये यहाँ पे कहाँ इफेक्ट कर रही थी, ये कर रही थी डिफरेंशिएशन पे इफेक्ट। जो हमने पहले ही बोला, ये जो न्यूरॉन है ब्रेन में भी असल में डिफरेंट तरीके के सेल्स होते हैं, ओनली न्यूरॉन्स नहीं होते, इसके सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ग्लियल सेल्स जिनको बोलते हैं, राइट। तो ये जो होती है ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती है। तो ये जो डिफरेंशिएशन होती है, अगर ये न्यूरॉन में हुई तो इसकी अलग फंक्शन है, अगर ये ग्लियल सेल में हुई तो इसकी अलग फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने देखा कि इनमें जो है इनमें डिफरेंशिएशन डेफिसिट्स है। ये जो 5XFAD जो अल्जाइमर का मॉडल है, यहाँ की स्टेम सेल्स को भी मैंने डिफरेंशिएट कराया, मैंने नॉर्मल को भी कराया, जस्ट बिकॉज यहाँ पे GPX4 की लेवल डिक्रीज्ड है और इंक्रीज लेवल है लिपिड पेरोक्सीडेशन की, और भी मैंने कई सारी चीज़ें देखी। उसकी वजह से अगर ये ऑक्सीटोसिस फेरोप्टोसिस इंक्रीज हो रहा है तो उस वजह से कुछ डिफेक्ट्स हो रहे हैं किन में, डिफरेंशिएशन में, जहाँ की प्रॉपरली वो न्यूरॉन्स जो है वो बन नहीं रहे। अगर वो प्रॉपरली बन नहीं रहे, अगर वो प्रॉपरली मतलब उतनी कंसंट्रेशन में नहीं बन रहे जितने बनने चाहिए तो उसकी वजह से भी डेफिसिट्स हो सकते हैं। ये मेरा मेन प्रोजेक्ट का फोकस था वहाँ पे। अलॉन्ग विद दिस हमने जो हमारा एंटायरली एक दूसरा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने खाली बिहेवियरल, क्योंकि इसमें जो जब आप ये पेशेंट्स देखते हो तो उनमें हमने टेस्टिंग करनी पड़ती है कि इनके जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, उन इम्पेयरमेंट्स है, उनको आप कैसे देखोगे, उनको आप इम्प्रूव कैसे करोगे, ठीक है। तो वो एंटायरली उसका जो फोकस था वो इन विवो, जिसको लाइक एनिमल्स में, वो मेरा और एक लैबमेट था जिसके साथ मैंने वो प्रोजेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों इनफैक्ट 3 जगह से, और एक 3 प्रोजेक्ट में वहाँ पे एक साथ में करा था। तो 2 की पब्लिकेशंस ऑलरेडी ये आ चुकी है, तीसरा अभी हमारा उसका कुछ काम बचा था जिसका मैं एक्टिवली लाइक इक्वल ऑथर पार्ट हूँ। वो एक नई स्टडी है, वो भी दैट्स आल्सो रिलेटेड टू ऑक्सीटोसिस फेरोप्टोसिस in connection with progression of this Alzheimer's disease. नवाब साहब, इस प्रोग्राम को जो नॉलेज कन्वर्सेशन हमारी रही जी, इसको कंक्लूड करने से पहले मुख्तसरन अगर आप बता पाएंगे कि व्हाट इज़ द स्टेट एंड स्टेटस ऑफ अल्जाइमर्स इन कश्मीर? जो कश्मीर में है, कश्मीर में देखिए यहाँ मैंने पहले ही आपको ये कहा कि स्पेसिफिकली किसी को आप ये बोलना कि ये अल्जाइमर पेशेंट है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर क्लिनिशियंस एज वेल, क्योंकि डिमेंशिया जो है ये बहुत मिक्स है। तो यहाँ की रीसेंट एक स्टडी है जिसमें ये कहा गया है कि 11% जो है पॉपुलेशन, यहाँ पे कंपेयर किया गया है दिल्ली के साथ एक स्टडी, 11% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इन सम फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बट लाइक नाजरीन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर आप इस लेक्चर को पूरा सुन रहे हैं, अगर आप कभी कोई चीज़ भूल रहे हैं या कुछ हो रहा है तो डोंट कंसिडर कि आपको डिमेंशिया है। इट कुड बी अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस,
इट कुड बी समटाइम्स सम डिप्रेशन, जो कि चेंज होता है। डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, वो बहुत चेंज होती है। डिमेंशिया एक बहुत ऊपर की फॉर्म है जहाँ पे कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। आप अपने जो न्यूरोलॉजिस्ट है उनसे जाके एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपको क्या नाम है ऑब्जर्व करेंगे और कुछ स्पेसिफिक टास्क देंगे आपको, जो कि जिनसे हम कॉग्निटिव फंक्शंस चेक करते हैं, वो कराएं, इमेजिंग कराएं। अपने दिमाग में ये ना सोचे कि मैं भी शायद मुझे भी डिमेंशिया हो गया, मुझे भी अल्जाइमर हो गई है। प्लीज़ एंड प्लीज़ डोंट ट्राई टू बी क्लिनिशियंस योरसेल्फ, राइट। सो क्योंकि ये बहुत मिक्स्ड पैथोलॉजी है, इसमें बहुत मिक्स्ड पैथोलॉजी, इसीलिए हम माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स बोलते हैं जो कि अर्ली एज में होती है। अर्ली ऑनसेट हम बोलते हैं जो कि 30s-40s में हो सकता है। लेट ऑनसेट हम बोलते हैं अगर पेशेंट 65 से ऊपर हो। और जब तक कुछ बहुत ज़्यादा सिम्टम्स वो ना आ जाए, कंप्लीट आप फॉरगेट करो, खुद से आप चीज़ें ना कर पाओ, तब तक आप खुद से ही उसको वो ना करें, आप डॉक्टर साहिबान से बात करें। लेकिन फोकस जो है अपने बेसिक्स पे, when there is a time of confusion, go back to the roots, go back to the basics, you all know what I mean। उससे बहुत स्ट्रेस कम होता है। आप अपने बेसिक्स को पकड़े, आप अपने एथिक्स को पकड़े, ठीक है, क्योंकि ये कुछ डिसऑर्डर्स ऐसी है जो एक्सटर्नल वायरस वगैरह से नहीं होती, राइट। ये जो स्ट्रेस जब बढ़ गया, डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ, डिमेंशिया में कन्वर्ट हुआ, अगर ये कंटिन्यूसली होता रहेगा, राइट। सो आप अपने बेसिक चीज़ों को पकड़े, ठीक है, आप अपने सोशल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। हैव फेथ, थिंग्स विल बी ओके, वट एवर इज़ इन योर कदर दैट विल कम टू यू, राइट। आपको उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, टाइम से पहले नहीं मिलेगा, टाइम पे मिलेगा। दूसरे को देख के एनवी ना होए, ठीक है, वो भी एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेस है। उसके पास ज़्यादा वो है, इसके पास नहीं है, वो भी एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेस है। बहुत सारी कंडीशंस तो है ही है, उनको आप अवॉइड करें, बेसिक पे ध्यान दें। जो आपका बेसिक है, जिसके लिए आपको जो पर्पस इस दुनिया में लाया गया, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट। somehow it will relieve lot of your stress। कोई बहाना आने वाले दिनों में मिले जब आपका नया पेपर आ जाएगा, होप यू हैव ब्रेक थ्रू ऑन वट एवर यू आर डूइंग, तो तब हम एक और बहाना बना के आपसे फिर बात करेंगे। कभी भी फिलहाल हम आपके निहायती मशकूर हैं कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर।